हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार पॉलिटी की क्लासें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और उस क्लास में आज जो हमारा संविधान का भाग 5 है और भाग 5 में ये हमारा 5वां वीडियो होगा जो राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति में हमने आपको ये बता दिया है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक की बातें हमने पिछले वाले वीडियो में कर दिया है। और जो आज का हमारा वीडियो होगा वो हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है बेटा, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अगर हम बात करें कि मूलतः इसे दो भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है सामान्य शक्तियाँ, दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। एक है सामान्य शक्तियाँ, दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों के तहत आता है कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति और यहाँ पर वित्तीय शक्तियाँ आ जाती हैं। ठीक है ना। दूसरा यानी कि आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक छोटा सा यहाँ पर वर्गीकरण किया है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आज हम अपनी क्लास को आगे करेंगे वो आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आपातकालीन शक्तियों में जो पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे यहाँ पर। और वो देखेंगे कि देश में कब किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है या कितनी बार लगा हुआ है। जब लगाया गया तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन था। राष्ट्रीय आपातकाल में अधिकारों का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका क्या हो जाता, मतलब वो समाप्त हो जाता है या बचा रहता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे चलते हैं और देखते हैं इसे मिटाने के बाद। ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारा अनुच्छेद नंबर, ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 352 में दिया गया है। क्लियर है ना। ठीक है, जैसे एक बात शुरू करने से पहले और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी शक्तियाँ दी गई हैं किसी पार्टिकुलर एक अनुच्छेद में नहीं है। ये सभी अलग अलग अनुच्छेद हैं। उनकी कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, ठीक ना, या जितनी भी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति जी के पास वो क्या है और अलग अलग आर्टिकल में दी गई हैं। तो उन्हें हम अलग अलग आर्टिकल के थ्रू जो है वो पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो देखेंगे वो राष्ट्रीय आपातकाल। जो पहला पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है तो अनुच्छेद हो जाएगा 352। यहाँ तक ठीक है ना। देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहली चीज किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पहली बात यहाँ पर लिखेंगे या तीन स्थिति में लगाया जा सकता है। तीन स्थिति में लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि वो तीन स्थितियों में पहली स्थिति क्या होती है, जब भारत पर आक्रमण होने वाला हो। तो पहला क्या होता है, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण से मतलब यहाँ पर है अगर ये शंका हो जाए, ठीक ना, कि भारत पर कोई एक बाहरी आक्रमण होने वाला है, उस स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं ये तो बाह्य आक्रमण हो जाएगा किसी युद्ध में शामिल होने पर। ठीक ना, अगर ये कह दिया जाए किसी युद्ध में, अगर ये जैसे कि मान लीजिए कि भारत जो है वो किसी युद्ध में, ठीक है, शामिल हो जाए। जैसे कि मान लो कोई एक दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं और उसमें यदि वो शामिल हो जाता है तो इसी को हम यहाँ पर नाम देंगे कि किसी युद्ध में क्या होता है शामिल हो जाने पर। तीसरी चीज होती है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह होने पर, ठीक ना, सशस्त्र विद्रोह होने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए भारत के किसी भूभाग पर क्या हो जाए आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति तो हालांकि हटा दिया गया है। अगर हथियार लेकर के भारत के किसी भूभाग पर देश के खिलाफ अगर देश में क्या हो जाए कुछ आंतरिक मामले गड़बड़ हो जाए
तो उस कंडीशन में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन होती है, 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है। ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये तीनों स्थितियाँ अगर जैसे कि मतलब वो हुई नहीं है, अगर होने वाली है तो उस कंडीशन में भी इन्हें लागू किया जा सकता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर इन 3 स्थितियों में कोई एक स्थिति अगर फॉलो कर दी है तब भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि तीनों में से किसी एक स्थिति के होने पर भी, किसी एक स्थिति के होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक ना, लगाया जा सकता है। तीनों में से किसी एक स्थिति होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाकी तीनों होंगे तो वो अलग बात है, तीनों होंगे तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इन तीनों अगर स्थितियां हैं भी तब भी, नहीं तो अगर शंका हो रही है ऐसी स्थिति हो सकती है तब भी लगाया जा सकता है। ठीक ना। तो अभी तक अगला पॉइंट होगा, अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अभी तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक ना, कितनी बार लगा है बेटा? 3 बार लगा हुआ है। और उन तीनों बार में पहली बार जब लगा था तो ये 1962 में, दूसरी बार जो लगा था ये 1965 में, 1971 में, 1971 में। तीसरी बार जो लगा हुआ था वो आपका लगा था 1975 में। ठीक है। अब जब यहाँ पर जो ये पर लगा हुआ था, यहाँ पर लगने का कारण क्या था? भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध कारण था। ठीक ना। 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से लगा था यहाँ पर। ठीक ना। पाकिस्तान से युद्ध के कारण, पाकिस्तान के युद्ध के कारण। और अगला आता है यहाँ पर आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक, आप कहोगे सर आंतरिक अशांति तो लिखा ही नहीं है कहीं पर, तो ये कैसे लग गया? आंतरिक अशांति के कारण। ठीक ना। आंतरिक अशांति जैसे शब्द का प्रयोग तो अभी यहाँ पर इसके पहले किया नहीं गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। वास्तव में क्या था कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में अगर हम देखें तो इस जगह की, इस वाले शब्द के आधार पर, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार की जगह पर आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द को जोड़ा गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ये याद रख लेना है, इसमें क्या क्या रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इस वाले युद्ध में राधा कृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राधाकृष्णन जी। और अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये बात 1962 में भारत चीन के युद्ध के कारण लगा था, जब देश में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये बात आपको यहाँ पर याद रखी जाती है कि देश में जब सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय देश में राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1971 में जब लगा हुआ था तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर राष्ट्रपति जी का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति थे, इनका नाम था वीवी गिरी। ठीक है बेटा, तो वीवी गिरी यहाँ पर राष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री, ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री जो यहाँ पर रही हैं वो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बात आती है कि आप कहेंगे सर यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे, और यहाँ पर राष्ट्रपति के बाद यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रपति यहाँ पर जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो गई थी। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जो थी यहाँ पर भी बेटा कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी ही थी। इंदिरा गांधी जी कौन थी यहाँ पर, तो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द के बारे में कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या हुआ था, आंतरिक अशांति के कारण कैसे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे ये तीसरा वाला, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल रहा है 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति के कारण, और ये कारण क्या था इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कुछ बातें, ठीक ना, जो आपको यहाँ पर याद रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आंतरिक अशांति शब्द, ये शब्द हमारे मूल संविधान में था, मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान यहाँ पर लिख देता हूँ 26 जनवरी 1950 का संविधान। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये शब्द, इस शब्द की जगह, इस शब्द की जगह अब सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा हुआ है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है बेटा, क्या सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया है। अब यहाँ पर ये बात समझना, इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमने सीए लिख दिया है, आप इतना इससे समझ लें, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत जोड़ा गया था मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। अर्थात उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, ठीक ना। उन्होंने जो है इस शब्द को हटा करके यानी कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द का प्रयोग किया था। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था,
इसका ऐसा कहा जाता है कि ये आपातकाल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये अपने उन्होंने तानाशाही की वजह से ऐसा लगाया था। क्योंकि 1975 के पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसकी एक छोटी सी मैं स्टोरी आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या था बेटा कि जो है ना कि इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी जी रायबरेली से जो है चुनाव लड़ी हुई थी, और वह चुनाव जो है वहाँ पर वो जीत गई थी। लेकिन उनके जो विपक्ष में विपक्ष की अनेक जितनी भी पार्टियां थी सब मिल करके वहाँ पर राज नारायण शर्मा जी को वहाँ से उनके विपक्ष में लड़ाया हुआ था। तो जब वहाँ पर वो हार गए तो हारने के बाद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी जी ने सत्ता का प्रयोग करके ये अपना चुनाव इन्होंने जीता हुआ है। अर्थात सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि जो डीएम एसडीएम थे उन्होंने भी इनके लिए क्या किया था, वोट भी मांगे थे। ठीक है, ऐसी चीज़ें जब वहाँ पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रूव किया था, तो उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर 6 साल के लिए ठीक ना चुनाव ना लड़ने का आदेश दे दिया, और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दिया था। हालांकि वो प्रधानमंत्री बनी रही, ठीक है, तो लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनी रही तो उसी पीरियड में क्या हुआ था कि जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो रहा था। इस चीज़ को देखते हुए विपक्ष के जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां थी, एक मिल करके एक जो है आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन का नेतृत्व जो है उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो लालू यादव और नीतीश कुमार के द्वारा उसकी अगुवाई की गई। ठीक है, और ये जो है लाल किला में यानी कि जो है दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। और वहाँ पे क्या हुआ था कि और उसमें जो है जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण भी उसका जो है वहाँ पर नेतृत्व करता थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी, और उसी के खिलाफ में क्या होता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा ठीक ना एक शाम को एक मीटिंग की जाती है, और फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है देश में इमरजेंसी लागू कर दो। और ये क्या होता है ना कि 25 जून 1975 को देश में एक टीवी पर आकर के एक घोषणा कर दी जाती है, और ये जो घोषणा होती है तो देश में बहुत ही गड़बड़ का माहौल हो जाता है। इसलिए गड़बड़ी का माहौल हो जाता है क्योंकि होता क्या है ना कि भैया यहाँ तक कि उनके जितने मंत्री थे उनको भी नहीं पता था कि देश में इमरजेंसी लगने वाली है। ठीक ना, और जब इमरजेंसी लगाई गई थी, ये जो आंदोलन करने वाले लोग थे इनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया था। एक तानाशाही रवैया आप वहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है ना, तो उस तानाशाही रवैये की वजह से देश में इन्होंने क्या कर दिया, ये 1975 में आंतरिक अशांति के कारण एक राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ पर लगा दिया था। बाद का सिनेरियो ये हुआ था कि जैसे जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने एक बात लिखा वहाँ पे कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, जो अब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो मंत्रिमंडल के लिखित ठीक ना साक्ष्य के आधार पर लगाया जाएगा। कि अगर मंत्रिमंडल जब लिखित में देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को जब मंत्रिमंडल लिखित में ये देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप जो है देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, तभी लगाया जा सकता है। कब से? 1978 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्तमान में यह बात यहाँ पर आपको लिख लेना होगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल का लिखित साक्ष्य होना चाहिए। मतलब मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल का वहाँ पर सलाह होगा और वो लिखित रूप में होगा। ठीक है, होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो मंत्रिमंडल में यानी कि ये थोड़ा सा मैं नीचे मिटा देता हूँ। ठीक है, देख लो,
मंत्रिमंडल, यहाँ पर ये बात ये समझना है कि मंत्रिमंडल जो है इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखें कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल का लिखित साक्ष्य होना जरूरी है और इसी के आधार पर ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये व्यवस्था इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और मंत्रिमंडल शब्द, ये शब्द संविधान में, ये शब्द या इस शब्द का प्रयोग संविधान में एक ही बार किया गया है। इस शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार किया गया है बेटा, ये बात याद रखना। ठीक है ना, कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार यहाँ पर हुआ है और ये जो हमारे मूल संविधान था उसमें नहीं था, इससे बाद में यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो ये प्रमुखता से आप यहाँ पर याद रखें, ये जो हुआ था। अच्छा, ये कब से कब तक चला था? तो ये लागू तो 75 में हुआ था, 1977 तक चला था। 1977 तक चला था। ठीक है भैया, 1975 से लेकर के 1977 तक यहाँ पर ये लागू रहा। तो आप इतनी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या यहाँ पर बताया हुआ है। अब ये देखते हैं कि जब हमारे देश में ये राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद, ठीक ना, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल का यहाँ पर प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल का क्या समझते हैं? प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। चलो ठीक है, इसी से लिख देता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल तो सबसे पहले चीज यहाँ पर क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार होता है राष्ट्रीय आपातकाल में, प्रभाव क्या होता है? नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये समाप्त हो जाने का मतलब यहाँ पर ये समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त तो कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो नागरिकों का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या? स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, स्वतः समाप्त तो नहीं होता है, स्वतः समाप्त तो नहीं होता है, इसे यहाँ पर किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि ठीक है, कौन कौन सा नहीं समाप्त होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते। अधिकार समाप्त मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बात को याद रखें 20 और 21। लेकिन अगर हम बात कर दें यहाँ पर कि जो नोट, ठीक है, आप इतना याद रखें कि 20 और 21 का जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट होगा जो याद रखना है। देखते हैं आगे चलते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं बेटा क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि जैसे कि आगे नागरिक मौलिक अधिकार
समाप्त हो जाता है, मतलब समाप्त नहीं लिख सकते आप, थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेना है, ये निलंबित होता है, निलंबित हो जाता है, ठीक है। नागरिकों का मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, ठीक ना। ये लेकिन स्वतः नहीं होता है, किया जाता है, निलंबित किया जाता है स्वतः। ये निलंबित शब्द का प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये निलंबित ही लिखा हुआ है, ठीक ना, निलंबित नहीं होता है। और यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार समाप्त तो नहीं होते हैं, ये अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 58 में क्या लिखा हुआ है, तो इसके तहत जो अनुच्छेद 19 में स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा होगा, ठीक ना, आधार पर लगा होगा तो निलंबित नहीं होगा। तो ये दो प्रमुख बातें यहाँ पर याद रखना है आपको, कि जब भी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा तो 19 जो है वो स्वतः निलंबित नहीं होगा, ठीक है। वरना वैसे अगर लगाया गया होगा तो वो जो है अन्य कारणों से लगाया गया होगा तो वो निलंबित हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आगे कुछ और बातें, जैसे अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे समाप्त हो सकता है। यहाँ पर ये देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 माह के अंदर जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए कि जैसे संसद ने अनुमति नहीं दी, 1 महीना पहले लगाया गया, 1 महीने के अंदर संसद ने अनुमति नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अनुमति ना मिलने पर अनुमति लेना आवश्यक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, अनुमति ना मिलने पर आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि कितने दिनों तक लगाया जा सकता है, तो अगर कह दिया जाए कि आपातकाल, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ कि आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो बेटा आपातकाल जो है, आपातकाल अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 6-6 महीना के अंदर प्रत्येक 6-6 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। संसद से अनुमति लेनी होगी। अब बात यहाँ पर ये समझ लेना कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये पूरे देश में होता है या देश के किसी भूभाग में होता है, किसी राज्य में हो सकता है, किसी राज्य के एक जिले में हो सकता है, या किसी ग्राम सभा में हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी भूभाग पर हो सकता है, देश के किसी भूभाग पर हो सकता है। अब बेटा यहाँ पर आप कहेंगे कि भूभाग यहाँ पर क्या मतलब क्या हो जाएगा, किसी भूभाग पर, तो यहाँ पर जो है भूभाग के बारे में कुछ बताया नहीं गया है स्पष्टली, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसी भूभाग पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, लेकिन वो क्लियर नहीं किया गया है।
तो आपको मेरे हिसाब से ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने माह के अंदर संसद से नोटिफिकेशन आवश्यक होता है, तो 1 माह याद रखें, ठीक ना। 1 माह के बाद जो है वो 6 महीने तक लागू रहेगा, आवश्यक होता है। और 6 माह तक लागू रहेगा और 6 माह के बाद जैसे भी उसे उस आपातकाल को और आगे बढ़ाना है तो 6 माह के अंदर ही संसद के द्वारा फिर से अनुमति मिल जानी चाहिए, और फिर मिल गई तो फिर 6 महीने तक, और फिर 6 महीने तक, फिर 6 महीने तक, इस तरह से 6 माह तक वो अनंत काल तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक ना। तो आपने देखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 352 के तहत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और देश में जो आपातकाल लगाया जा सकता है वो किन किन 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है वो भी आपने देखा है। तो यहाँ पर आपने अच्छे से अध्ययन कर लें, और यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जामों में क्या होता है, यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें स्पष्टली रूप से समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। यदि अगर कोई दिक्कत इसमें होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और फिर कमेंट करके अपने सवालों को आप पूछ भी सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपसे एक विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें थोड़ा सा, ठीक है ना, और लाइक भी करें, और जो भी कमियां हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।